कि हिंदी में 15वीं कविता, और इस कविता का शीर्षक है बाज लोग। तो बाज लोग कविता का अध्ययन शुरू करने से पहले इस कविता की जो कवयित्री है अनामिका, तो उस अनामिका का पहले संक्षेप में परिचय देखेंगे और परिचय के बाद हम इस कविता का पहले पठन करेंगे और पठन करने के बाद एक एक काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले अनामिका इस कविता की कवयित्री है। तो अनामिका जी का जन्म सन 1961, निधन के बारे में जानकारी नहीं यानी कि जीवित है, इसलिए यहाँ जन्म की जानकारी दी है कि अनामिका जी का जन्म सन 1961 के दिन हुआ। समकालीन हिंदी कवयित्री अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। मुजफ्फरपुर जो है वो बिहार का एक जिला है और इसी जिले में अनामिका जी का जन्म हुआ। उनका बचपन घर में अकेले रहने के कारण पुस्तकालय और पुस्तकों के बीच बीता है। अब यहाँ देखिए उनका जो बचपन यानी कि बाल्यावस्था जो है वो अकेले में बीती, क्योंकि घर में कोई अन्य बच्चे थे नहीं, इसलिए वो अकेले में ही उन्होंने अपनी बाल्यावस्था निकाली। और एक और जानकारी यहाँ हमें मिलती है कि अनामिका जी ने अपना जो अकेलेपन को दूर करने के लिए वो पुस्तकालय और पुस्तकों के साथ उन्होंने अपनी बाल्यावस्था गुजारी, क्योंकि घर में तो बच्चे कोई खेलने वाला साथ में था नहीं। तो वो क्या करती थी कि भाई पुस्तकालय के अंदर जाती थी और पुस्तकालय के अंदर जाकर पुस्तकों के साथ वो अपनी बाल्यावस्था का समय जो है वो समय निकालती थी और अच्छी अच्छी पुस्तकें वो पढ़ती थी। इसीलिए यहाँ ये कहा गया है कि अकेले रहने के कारण पुस्तकालय और पुस्तकों के बीच उनका बचपन जो है वो बचपन बीता। उन्होंने स्थानीय स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा तथा पटना विश्वविद्यालय लखनऊ एवं दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा जो है वे तो उन्होंने अपने गांव की प्राइमरी स्कूल में ही उन्होंने ली और उच्च शिक्षा के लिए वो पटना विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, ये दोनों विश्वविद्यालयों में अनामिका जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। संप्रति वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में रीडर है। अभी ये जो दिल्ली की जो विश्वविद्यालय है और वही विश्वविद्यालय में अंग्रेजी डिपार्टमेंट में वो रीडर के पद पर आसीन है, यानी कि वो एक अध्यापक के रूप में उन्हें नौकरी मिल गई दिल्ली विश्वविद्यालय। और दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का जो डिपार्टमेंट है वही डिपार्टमेंट में उसे रीडर का पद मिला। मान लो कि अगर आप बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए प्राप्त करनी है आपको, तो आपको विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, और वहां यूनिवर्सिटी में जो भवन होता है, मान लो कि अंग्रेजी विषय के साथ मैंने बीए किया है या मैंने हिंदी विषय के साथ बीए किया है, तो बीए करने के बाद मुझे मास्टर डिग्री एमए की डिग्री प्राप्त करनी है तो मुझे भवन में जाना पड़ेगा यानी कि यूनिवर्सिटी में। और वहां यूनिवर्सिटी में जो अंग्रेजी विषय में मुझे मास्टर डिग्री लेनी है तो अंग्रेजी विषय के भवन में मुझे दाखिला लेना पड़ेगा। हिंदी विषय की मास्टर डिग्री प्राप्त करनी है तो मुझे हिंदी भवन में अपना नाम दर्ज करवाना पड़ेगा। तो ये जो अंग्रेजी भवन जो है एमए का जो भवन, उसी में अनामिका रीडर थी, अध्यक्ष, और अध्यक्ष के बाद का जो पद है वही पद को रीडर का पद कहा जाता है और वही रीडर के पद पर वो अनामिका जी आसीन थी। खुरदरी हथेलियां, गलत पत्ते की चिट्ठी, दुब धान, बीजाक्षर, अनुष्टुप, समय के शहर में, कविता में औरत आदि इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह है। अब यहां हम बात करें साहित्यिक परिचय की, तो अनामिका जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कविताओं के क्षेत्र में कविताएं लिखी, कहानियों के क्षेत्र में कहानी संग्रह लिखा, उपन्यास के क्षेत्र में उपन्यास लिखे और विमर्श के क्षेत्र में विमर्श भी लिखे।
तो यहाँ पहले जो आपके सामने जो नाम प्रस्तुत किए वे उनके कविता संग्रहों का नाम है। कि जितने भी नाम अभी भी मैंने आपके सामने रखे, जैसे कि खुरदरी हथेलियां, गलत पत्ते की चिट्ठी, दुग्धान, बीजाक्षर, अनुष्टुप, समय के शहर में, कविता में औरत, ये जो नाम है वे अनामिका जी के लिखे हुए कविता संग्रहों के नाम है। अब हम बात करते हैं कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह के संदर्भ में भी अनामिका जी का योगदान रहा है। तो कहानी के क्षेत्र में कौन से कहानी संग्रह अनामिका जी ने लिखे? तो 10 द्वारे का पिंजरा, एक ही कहानी संग्रह का नाम यहाँ दिया गया है और वह कहानी संग्रह का नाम है 10 द्वारे का पिंजरा। ये कहानी संग्रह लिखा। उपन्यास के क्षेत्र में अगर हम उपन्यास की बात करें तो स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की जरूरत है, ये 2 उपन्यास अनामिका जी के उपन्यास हैं। ये दोनों उपन्यास अनामिका जी ने लिखे हैं और ये दोनों उपन्यास के माध्यम से हिंदी साहित्य को अनामिका जी ने योगदान दिया है। उपन्यास के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में एक ही कहानी संग्रह का नाम है यहाँ 10 द्वारे का पिंजरा, वो कहानी संग्रह लिखा। उपन्यास में स्त्रीत्व का मानचित्र और मन मांझने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं विमर्श की। तो विमर्श के क्षेत्र में भी अनामिका जी का योगदान रहा। तो कौन सा विमर्श अनामिका जी ने लिखा? तो कि पानी जो पत्थर पीता है, पानी जो पत्थर पीता है, ये विमर्श अनामिका जी ने लिखा है। तो ये थी साहित्य के क्षेत्र में अनामिका जी का योगदान। तो ये था साहित्यिक परिचय। अब हम यहाँ परिचय के तौर पर सम्मान की बात करें, पुरस्कार की बात करें, तो अनामिका जी को राष्ट्रीय स्तर के कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। यहाँ किसी भी पुरस्कार का जिक्र नहीं किया है, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अनामिका जी का योगदान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा रहा और इसी योगदान हेतु अनामिका जी को राष्ट्रीय स्तर के कई महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिले। तो ये था पुरस्कार की और सम्मान की बात। अब हम इस कविता का जो सारांश है वो सारांश के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सारांश के पहले हमें ये जानकारी प्राप्त करनी होगी कि अनामिका जी ने कविता संग्रह लिखे, कहानी संग्रह लिखा, उपन्यास लिखे और विमर्श भी लिखे हैं। तो उनके साहित्य की विशेषता क्या है? तो उनके साहित्य की विशेषता यह है, अगर आप कोई भी कविता पढ़ो या कोई भी उपन्यास उनका पढ़ो या उनकी कहानी संग्रह में से कोई कहानी पढ़ोगे या विमर्श पढ़ोगे, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने आएगी। वह बात यह होगी यथास्थिति का वर्णन, यथास्थिति का चित्रण। यथास्थिति का मतलब होता है यथार्थ, वर्तमान समय की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति का उल्लेख अनामिका जी ने अपने साहित्य में किया है। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता आपको ये देखने को मिलेगी, जन चेतना। लोगों की जो चेतना है, लोगों की जो स्थिति है, वही स्थिति का एकदम हूबहू चित्र इन्होंने अपने साहित्य में प्रस्तुत किया है। तो ये अनामिका जी के साहित्य की विशेषता है। अब हम इस कविता के सारांश की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहां संकलित कविता बाज लोग में कवियत्री ने उन सामान्य लोगों को बाजीगर कहा है जो समाज में हर महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण करते हैं, सुंदर घर बनाते हैं, सड़कें, पुल, गगनचुंबी इमारतें और बांधों का निर्माण करते हैं। वे बेहद गरीब और कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर होते हैं। वह मजदूर होते हैं, कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर होते हैं। इसीलिए समाज में इन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता है, किंतु यह उन्हीं कठोर परिश्रम करने वाले लोगों के परिश्रम का कि धरती पर अब भी आग, पानी और अन्न सबको उपलब्ध है। ये मजदूर अपने बेडौल और खुरदरे हाथों से दुनिया के हर चमत्कार का सृजन करते हैं।
तो यहाँ ये जो सारांश है वो सारांश में कविता का मूल भाव, केंद्रीय भाव जो है वो केंद्रीय भाव इस सारांश में प्रस्तुत किया गया है और यही केंद्रीय भाव को हमें काव्य पंक्तियों के माध्यम से समझना है। तो पहले तो हमारे सामने इस कविता का जो शीर्षक है बाजलोग, तो बाजलोग का मतलब क्या है, बाजलोग किसे कहते हैं, क्या आप लोगों को मालूम है बाजलोग किसे कहा जाए, किसे कहते हैं? है किसी को मालूम तो मुझे उत्तर दे। बाजलोग, बाजलोग का मतलब है कुछ विशिष्ट लोग, कुछ विशिष्ट लोग। मान लो कि कह दिया कि भाई थोड़े विशिष्ट लोग, कुछ विशिष्ट लोग, तो कुछ विशिष्ट लोग में किसका समावेश होता है? क्योंकि गरीब लोगों का समावेश होता है। जो गरीब है, जो लाचार है, जो कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर लोग हैं, वही लोगों की बात अनामिका जी ने इस कविता में प्रस्तुत की है और इन्हीं लोगों को अनामिका जी ने बाजलोग नाम दिया है और इन्हीं लोगों की जो वास्तविक स्थिति है वही वास्तविक स्थिति का परिचय हमने इस कविता के माध्यम से कराया है। तो विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपके सामने इस कविता का पठन करूंगा और पठन करने के बाद एक एक काव्य पंक्ति को समझेंगे। तो पहले इस कविता का जो पठन है वो पठन आप ध्यान से सुनना। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते कहीं के नहीं होते, झुंड बनाकर बैठ जाते हैं कभी कभी बुझते अलावों के चारों तरफ, फिर अपनी बेडोल खुरदरी अस्वस्त्र हथेलियां पसार कर वे सिर्फ आग नहीं तापते, आग को देते हैं आशीष कि आग जिए, जहां भी बची है वह जीती रहे और खूब जिए। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते वे कहीं के नहीं होते, झुंड बनाकर चलाते हैं फावड़े और देखते देखते उनके उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से एकदम उमड़ आते हैं पानी के सोते। बाज लोग सारी बाजियां हार कर भी होते हैं अलमस्त बाजीगर, बाज लोग सारी बाजियां हार कर भी होते हैं अलमस्त बाजीगर। यहाँ अनामिका जी ने इस कविता के अंत में बाज लोगों को अलमस्त बाजीगर कहा है। अलमस्त का मतलब होता है मौजी, मौजी का मतलब होता है आनंद में रहने वाले लोग। कभी कभार कहते हैं ना कैसे हो, तो हम सामने वाले को ये उत्तर देते हैं कि मौज में है, मौज में मतलब आनंद में है। तो ये जो बाज लोग जो है वो कैसे है, तो अलमस्त बाजीगर। और एक शब्द है बाजीगर, बाजीगर का मतलब होता है जादूगर। जादूगर का मतलब तो जानते हो ना, अलग अलग प्रकार के जो खेल दिखाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जादूगर कहते हैं। तो वही जादूगर यानी बाजीगर। तो अंत में अनामिका जी ने बाज लोग यानी कि जो कुछ विशिष्ट लोग हैं जिसमें गरीब लोग भी है, लाचार भी है, कठोर परिश्रम करने वाले लोग भी है और मजदूर भी है, और वही लोग अलमस्त बाजीगर है यानी कि अपने अलग अलग खेल दिखाते रहते हैं और अपनी जिंदगी मौज से जीते हैं। ऐसे लोगों की वास्तविक स्थिति जो है वही स्थिति का यथार्थ चित्रण अनामिका जी ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। तब हम एक एक काव्य पंक्ति को समझेंगे। तो पहले तो मैंने आप लोगों को ये स्पष्ट कर दिया है कि बाज लोग किसे कहते हैं। तो यही सवाल मैं फिर आपके सामने दोहराता हूं कि बाज लोग किसे कहते हैं। कोई उत्तर दो मुझे पहले, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बाज लोग, बाज लोग किसे कहते हैं? हेलो, विशिष्ट लोग, विशिष्ट लोगों को। वेरी गुड, सरस।
अब इसी के संदर्भ में एक दूसरा प्रश्न भी मैं पूछ लेता हूं। विशिष्ट लोग जवाब मिल गया हमें, लेकिन विशिष्ट लोगों में कौन कौन से लोगों का समावेश होता है, कोई कहेंगे मुझे? विशिष्ट लोग तो हो गया, लेकिन विशिष्ट लोग में बोलो। गरीब। गरीब लोग, वेरी गुड। फिर इसके अलावा दूसरे विद्यार्थी को कोई मालूम हो? दर्शन ने तो उत्तर दे दिया और दोनों उत्तर सही है, लेकिन जो मैंने दूसरा प्रश्न पूछा ना कि विशिष्ट लोग में कौन कौन से लोगों का समावेश होता है, तो दर्शन ने जवाब दे दिया गरीब लोगों का, लेकिन गरीब लोगों के अलावा भी यहाँ समावेश होता है बाज लोगों के अंतर्गत। तो कोई कहेंगे मुझे? ध्रुविक, विवेक, ये सभी, क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचती? एक उत्तर दे दिया दर्शन ने गरीब, लेकिन बाकी विद्यार्थी तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती है मालूम किसी को? दिव्यराज। तो यहां एक अर्थ मिल गया गरीब, लेकिन गरीब के साथ साथ लाचार लोग और कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर, ये सब विशिष्ट लोगों के अंतर्गत आते हैं, और यही लोगों को अनामिका जी ने बाज लोग कहा है। इसलिए यहाँ एक अनामिका जी कहती है, बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते कहीं के नहीं होते। बाज लोग, ये जो गरीब लोग, लाचार लोग, कठोर परिश्रम करने वाले लोग का कोई नहीं होता, और हम ये मानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता वे कहीं के नहीं होते, कहीं के नहीं रहते। तो यहां एक शब्द है कोई, कोई शब्द है अंत में कहा ना कि जिसका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते वे कहीं के नहीं होते। तो कोई शब्द यहां किस अर्थ में अनामिका जी ने प्रयुक्त किया है? तो कोई शब्द का अर्थ है कोई सहारा न हो, जिसे किसी भी प्रकार का कोई सहारा न हो वे लोग कहीं के नहीं रहते। तो किसे सहारा नहीं है? तो बाज लोगों को। बाज लोग यानी कि कौन? तो के गरीब, लाचार और कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर, इन लोगों का कोई नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई सहारा इन्हें नहीं मिलता। इसीलिए जिन्हें सहारा नहीं मिलता वे कहीं के नहीं रहते, झुंड बनाकर बैठ जाते हैं कभी कभी बुझते अलावों के चारों तरफ। ये लोगों की दिनचर्या किस प्रकार की होती है? पूरा दिन तो वो अपने हाथों से वो कार्य करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, लेकिन जब रात में वे लोग क्या करते हैं? तो रात में वे लोग झुंड बनाकर अलाव के चारों तरफ वो बैठ जाते हैं। तो झुंड, झुंड शब्द का अर्थ क्या है, कोई कहेंगे मुझे? झुंड, समूह। समूह। समूह, वेरी गुड। तो झुंड का मतलब है समूह। और एक शब्द यहां ये भी है अलाव। अलाव का मतलब क्या है? अलाव, अलाव का मतलब है आग। हम सब ये जानते हैं कि ये जो मजदूर लोग हैं वे लोग दिन में क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, और रात में जब घर आते हैं थके हारे तो वो क्या करते हैं? झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। सारे के सारे जो मजदूर लोग हैं वो एक साथ समूह में आग की चारों ओर बैठते हैं, और आग से वो आग की चारों तरफ वो बैठ जाते हैं। इसलिए यहाँ ये कहा है कि झुंड बनाकर बैठ जाते हैं कभी कभी बुझते अलावों के चारों तरफ। चारों तरफ का मतलब होता है उसके इर्द गिर्द। ये जो मजदूर लोग हैं वो रात में आग की चारों तरफ बैठ जाते हैं, फिर अपनी बेडोल खुरदरी अस्वस्त्र हथेलियां पसार कर वे सिर्फ आग नहीं तापते, आग को देते हैं आशीष कि आग जिए, जहां भी बची है वो जीती रहे और खूब जिए। अब यहाँ एक बात तो हमें ये
जानने को मिल गई कि वे लोग रात को आग की चारों तरफ बैठ जाते। तो आग की चारों तरफ क्यों बैठते हैं? तो इसलिए बैठते हैं कि वो आग की चारों ओर बैठकर अपनी जो हथेलियां जो होती है ना, खुरदरी, यहाँ एक शब्द प्रयोग किया है खुरदरी और बेडोल। तो पहले में आप लोगों को ये बेडोल किसे कहते हैं? तो बेडोल का मतलब होता है, बेडोल का मतलब कोई कहेंगे मुझे बेडोल को क्या कहते हैं? कई बार हम ये शब्द व्यवहार में, बातों में, हाँ बोल विवेक। भद्दा। भद्दा, वेरी गुड। बेडोल का मतलब होता है भद्दा। और दूसरा जो शब्द है खुरदरी, खुरदरी का मतलब होता है जो चिकनी नहीं है वो, यानी कि खरबचड़ी। गुजराती में हम खुरदरी को खरबचड़ी शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन उसे अगर हिंदी में कहना है तो जो हथेली जो हमारी है वो चिकनी नहीं है, इसी हथेली को खुरदरी हथेली कहा है। तो ये जो लोग हैं, मजदूर लोग, वे आग के चारों तरफ बैठते हैं और अपनी ये जो खुरदरी हथेलियों से आग के ऊपर रखते हैं। जैसे कि अब ये जो शीत ऋतु है, ठंड की मौसम है, और ठंड की मौसम में अगर हम कहीं बाहर बैठते हैं तो हम क्या पहले करते हैं? आग प्रज्वलित करते हैं और उसी आग की चारों तरफ बैठकर हम अपनी हथेलियां आग के ऊपर रखते हैं ताकि ठंड कम लगे। तो ये लोग भी आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं और बैठकर वो आग पर अपनी खुरदरी हथेलियां जो है वो उस पर रखकर तापते हैं। तापते का मतलब होता है अपने शरीर में से ठंड से मुक्ति पाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए यहाँ ये कहा कि अपनी हथेलियां पसार कर वे सिर्फ आग नहीं तापते, आग को देते हैं आशीष। पहला दृश्य जब हम देखेंगे कि ये लोग तो आग से तापते हैं, लेकिन यहाँ अनामिका जी ये कहती है कि वो तापते नहीं है, वे लोग तो आग को आशीर्वाद देते हैं, आशीष। आशीष का अर्थ है आशीर्वाद। अगर आप अपने माता पिता के पैरों में नमते हैं तो माता पिता आपके सर पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद देंगे कि अपने कार्य में सफल हो। ऐसा शुभाशीष, ऐसा आशीर्वाद माता पिता हमें देते हैं ना। ठीक उसी प्रकार ये मजदूर लोग, ये बाज लोग आग के ऊपर अपनी दोनों खुरदरी हथेलियों से आग को आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं। और वो आशीर्वाद, ये वो आशीष क्या है? वो आशीर्वाद यह है कि आग जिए, जहां भी बची है वो जीती रहे और खूब जी, लंबा आयुष्य मिले, दीर्घायु बने, ऐसा आशीर्वाद ये बाज लोग आग को देते हैं। तो भाई आग को आशीर्वाद देने का कारण क्या है? आशीर्वाद देने का कारण यह है कि सामान्य लोग, मजदूर लोग, लाचार लोग और मजदूर लोग ये मानते हैं कि हम अपने हाथों से बड़े बड़े इमारतों का सृजन करते हैं, बड़े बड़े बांधों का सृजन करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बड़े बड़े बांध बनाते हैं, बड़े बड़े गगनचुंबी घर बनाते हैं। लेकिन क्या हम अपने हाथों से वो निर्माण तो कर देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नहीं होते, वो दूसरों के लिए होते हैं। और जो लोग हमारे हाथों से जो काम करवाते हैं वो काम तक ही संबंध रखते हैं। काम पूरा हो गया, फिर वो कहाँ, मजदूर कहाँ और मालिक कहाँ, इसके बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए आगे वो कहा ना, बाज लोग का कोई नहीं होता, और जिसका कोई नहीं होता ना वो कहीं के नहीं रहते। इसलिए यहाँ अगर सामान्य लोगों का कोई हमसफर है, कोई साथी है, तो वो है आग। कि ठंड की मौसम में भी वो आग इन्हीं लोगों को ठंड से छुटकारा देती है। ठंड की मौसम में वही आग सामान्य लोगों का साथ देती है, और अन्न पकाने के लिए भी, खाना पकाने के लिए भी वही आग सामान्य लोगों का साथ देती है। इसीलिए ये बाज लोग आग को आशीर्वाद देते हैं कि तुम खूब जियो, तुम्हें लंबा आयुष्य मिले, जहां भी हो वहां बची रहे, आप जीवित रहे। क्योंकि आप जीवित रहेगी तो हमारे जैसे लोगों को काम आएगी। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो हमारे जैसे बाज लोगों को आग कहां से मिलेगी? वैसे तो धनिक लोग जो होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बड़े बड़े मालिक होते हैं, वे तो जब तक हम उनका काम करते हैं तब तक ही हमारे साथ संबंध रहता है।
जैसे ही काम पूरा हो जाता है वो उनके रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ ये जो सामान्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वे आग को आशीर्वाद देते हैं कि तुम जियो, हजारों साल जियो और जहां भी रहो सुरक्षित रहो। ऐसे आशीष ये जो बाज लोग हैं वे आग को देते हैं। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते वह कहीं के नहीं होते। बाज लोग यानी कि ये जो विशिष्ट लोग यानी कि ये गरीब, लाचार, कठोर परिश्रम करने वाले लोग, जिसका कोई नहीं होता और जिसका कोई नहीं होता वे कहीं के नहीं रहते। सहारा तो होना चाहिए, सहारा मिलेगा तो वे लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन सहारा ही नहीं है तो वे लोग कहीं के नहीं रहते। इसीलिए तो यहाँ अनामिका जी ने आग का भी दृष्टांत दिया है, क्योंकि आग जो है वह इन्हीं लोगों के साथ सदैव रहती है और वही आग को वे लोग आशीर्वाद देते हैं कि तुम खूब जियो और सुरक्षित रहो। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते वो कहीं के नहीं रहते। बाज लोगों का कोई नहीं होता और जिसका कोई नहीं होता वो कहीं के नहीं होते, वे हम मानते हैं, जानते हैं। झुंड बनाकर चलाते हैं फावड़े और देखते देखते उनके उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से एकदम उमड़ आते हैं पानी के सोते। तो यहाँ झुंड शब्द का अर्थ तो मालूम है, लेकिन यहाँ एक शब्द आया है फावड़ा, जो नन्हा सा पौधा, एकांकी में इस शब्द का प्रयोग हुआ था और तब भी मैंने प्रश्न पूछा था कि फावड़ा क्या है, कोई कहेगा मुझे? फावड़ा, पावड़ो। वेरी गुड। फावड़े को हम गुजराती में कहते हैं फावड़ा, बराबर, वेरी गुड। तो ये जो यहाँ ये जो झुंड बनाकर चलाते हैं फावड़े और देखते देखते उनके उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती के गहराइयों से एकदम उमड़ आते हैं पानी के सोते। तो यहाँ एक शब्द है उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़, कई बार हम कहते हैं ना, इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये तो उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो उबड़ खाबड़ का मतलब क्या है मालूम किसी को? उबड़ खाबड़, खाडा वाली जमीन। वेरी गुड, गुजराती में अर्थ सही है आपका, लेकिन इसे अगर हिंदी में अगर कहना है तो ऊंचा नीचा। ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा जो रास्ता होता है ना, उससे हम कभी कभार ये बोलते हैं कि उबड़ खाबड़ रास्ता है। उबड़ खाबड़ का मतलब कभी ऊंचा कभी नीचा हो जाता है, ऐसे रास्ते को हम उबड़ खाबड़ रास्ता कहते हैं। और दूसरे शब्द में अगर कहना है तो हम यही कह सकते हैं कि जो समतल न हो, जो जमीन समतल नहीं है, ऐसी जमीन को हम उबड़ खाबड़ जमीन कहते हैं। जो रास्ता समतल नहीं है वही रास्ते को हम उबड़ खाबड़ रास्ता कहते हैं। तो उबड़ खाबड़ का मतलब होता है ऊंचा नीचा, जो समतल न हो। और एक शब्द एक और भी शब्द है गहराई। गहराई, उंडू, गहराई, ऊंडाई, क्या? ऊंडाई। ऊंडाई, वेरी गुड। गहराई का अर्थ है ऊंडाई, वेरी गुड। और इसके बाद एक और शब्द आपके सामने आता है उमड़। उमड़ का मतलब क्या है? कभी कभार कहते हैं ना उमड़ घुमड़। उमड़, उमड़ का मतलब होता है ऊपर उठना। जब हम ऊपर उठते हैं ना तो उसे उमड़ कहा जाता है। इसके अलावा एक शब्द है सोते। सोते का मतलब होता है क्या, मालूम है किसी को? पानी के सोते। पानी का मतलब तुम जानते हैं, जल, लेकिन सोते का पानी की मतलब बूंद, क्या? पानी की बूंद। बूंद नहीं, प्रवाह। झरना, प्रवाह, वेरी गुड। पानी का प्रवाह, सोते का मतलब होता है प्रवाह। सरस। अब यहां बाजी, बाजी का मतलब है दांव, शर्त। और अंतिम जो दो शब्द है वो तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए है। अलमस्त, अलमस्त का मतलब होता है मौजी और बाजीगर का मतलब होता है जादूगर। अब हम एक काव्य पंक्ति को समझेंगे। पहले शब्दों को स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि शब्द का अर्थ जब हमें स्पष्ट हो जाता है तो इसका अर्थघटन जो है हम सरलता से कर पाए। तो यहाँ ये कहा है कि झुंड बनाकर चलाते हैं फावड़े। ये जो मजदूर लोग हैं वे जब काम करते हैं ना तो उसके हाथों में फावड़ा होता है
और वही फावड़े वो झुंड बनाकर ही अपना कार्य करते हैं और देखते ही देखते उनके उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराई, और वो अपने फावड़े ऐसे चलाते हैं कि जितनी भी उबड़ खाबड़ वाली जमीन है, जो समतल जमीन नहीं है, वही समतल जमीन को समतल बना देते हैं। बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर देते हैं, बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर देते हैं, बड़े बड़े गहराई तक ऊंडाई वाला जो कुआं होता है, जिसे हम कुआं कहते हैं, खेत जमीन के जब हम खेती काम करते हैं तो वहां हम कुआं खोदते हैं और वह कुआं ऊंडाई तक खुदाई करते हैं, जहां तक पानी का प्रवाह नहीं मिलता तब तक वही कुएं की खुदाई हम करते हैं। तो ये जो बाज लोग हैं, वे लोग भी कुएं का भी निर्माण करते हैं और कुएं का निर्माण ऐसे फावड़े चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं कि जहां पानी का प्रवाह नहीं आता तब तक वो अपने फावड़े चलाते रहते हैं। इतनी ऊंडाई तक वो फावड़े चलाते चलाते पहुंच जाते हैं और जहां पानी के सोते पानी का प्रवाह उसे दिखता है वहां वो अपना काम पूरा करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इसलिए यहाँ एक शब्द प्रयोग किया है, उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से धरती की ऊंडाई तक वो खुदाई करते हैं और खुदाई वहां तक करते हैं जहां तक पानी का प्रवाह नहीं दिखता, वहां तक वो अपनी खुदाई करते हैं और जैसे ही पानी का प्रवाह सामने आता है वो अपनी खुदाई बंद कर देते हैं। बाज लोग सारी बाजियां हारकर भी होते हैं अलमस्त बाजीगर। बाज लोग है वो सारी बाजियां हार जाते हैं, सारे दांव सारे खेल वो हार जाते हैं और हारकर भी वो मौज अलमस्त रहते हैं। और यहाँ जो शब्द है ना बाजीगर, बाजीगर का एक अर्थ ये भी है कि सारी बाजियां हारकर अंतिम बाजी जो जीतता है ना उसे बाजीगर कहा जाता है। तो यहाँ ये कहा है कि ये जो बाज लोग हैं वो बाजीगर है, जादूगर की तरह है, तरह तरह के खेल दिखाते हैं, तरह तरह के दांव दिखाते हैं और सारे के सारे खेलों में, सारे के सारे दांव में अंत में तो उसकी पराजय होती है, हार होती है। फिर भी हार को देखकर, हार को पाकर निराश या उदास नहीं होते, निराश और उदास नहीं होते, वो तो एकदम मौज में ही रहते, आनंद में ही रहते। वो यही मानते हैं कि हमारा जन्म विशिष्ट वस्तुओं का निर्माण करने के लिए ही हुआ है और यही हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य को ही वो अपना कर्तव्य मानते हैं। इसलिए हार देखकर या हार स्वीकार कर वो कभी उदास या कभी निराश नहीं होते, वे तो अलमस्त बाजीगर की तरह रहते हैं। तो यहाँ ये जो सारी बाजियां, वो तो हमने इसका अर्थ तो आपके सामने प्रस्तुत मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ ये जो सारी बाजियां हारकर अलमस्त बाजीगर की तरह रहते हैं, तो यहाँ ये जो प्रतीकात्मक शब्द है, तो आपको लगेगा कि सारी बाजियां ये जो सामान्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर लोग हैं, वो कौन सी बाजियां हार गए? ये सवाल हमारे मन में उपस्थित होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ कोई किसी भी बाजी का तो जिक्र नहीं किया है। कभी कभी हम 3 पत्ती की बाजी हार जाते हैं तो स्वाभाविक है वहां 3 पत्ती का खेल हम खेलते हैं या किसी भी प्रकार का कोई खेल खेलते हैं तो मालूम है, लेकिन ये विशिष्ट लोग यानी कि ये कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर लोग हैं, वे कौन सी बाजी हारते हैं? तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को इसका अर्थघटन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि पहले तो आप ये देखना कि ये जो मजदूर लोग हैं, मजदूर लोगों का काम क्या है? मजदूरी करना। लेकिन मजदूरी वो किस प्रकार की करते हैं? तो पहले मैंने सारांश के तौर पर यहाँ जो बात मैंने आपके सामने रखी थी, पहले तो उन्होंने ये कहा था कि सुंदर घर बनाते हैं। जितने भी घर बनते हैं, जितने भी इमारतों का बांधकाम होता है, वहां जाकर आप देखना तो वहां आपको जो लोग देखने को मिलेंगे ना, वही लोग ये बाज लोग ही देखने को मिलेंगे, मजदूर लोग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जो सुंदर घर बनाते, तो सुंदर घर बना दिया, घर का काम पूरा हो गया, तो क्या वो सुंदर घर अपने लिए बनाते हैं? नहीं, ये घर किसे मिलता है? अपने मालिक को मिलता है। तो वहां वो बाजी हार गए। तो घर न मिलने से क्या उसके चेहरे पर कभी आपने उदासी देखी? नहीं देखी। तो एक बात यहाँ ये दृष्टांत हुआ घर बनाने वाली बात। दूसरी बात यहाँ ये प्रस्तुत की गई है सारांश के संदर्भ में कि भाई सड़कें और पुलों का निर्माण
आप जहां भी कभी भी अगर बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो आजकल तो वर्तमान समय में तो जहां भी जाते हैं वहां सड़क का बांधकाम शुरू होता दिखता है। किसी जगह पर बड़े बड़े पुलों का बांधकाम भी होता है। तो ये जो पुल और सड़कें, क्या ये कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर लोग क्या अपने लिए बनाते हैं? नहीं। तो किसके लिए बनाते हैं? दूसरों के लिए बनाते हैं। तो ये पुल और सड़कें बनाकर क्या उसके चेहरे पर कभी उदासी देखी कि ये सड़क मुझे नहीं मिली, ये पुल मुझे नहीं मिला? कभी निराश हुआ? नहीं हुआ। तो ये सड़कें और पुल की बाजी भी वो हार जाते हैं। गगनचुंबी इमारतें, वर्तमान समय में तो इतनी ऊंची इमारतें बनती है कि जिसे देखकर भी कभी कभी हमें चक्कर लगता है, चक्कर आने लगता है। अगर बड़े बड़े महानगरों में जाकर आप देखेंगे और अपनी दृष्टि जब इमारत की चोटी पर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इतनी ऊंची इमारत अगर वहां अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, गगनचुंबी इमारतों का बांधकाम वे लोग करते हैं। और वहां जब वो काम करते हैं ना तब मृत्यु को साथ रखकर वो काम करते हैं, क्योंकि वहां तो खतरा है, इतनी गहरी ऊंचाई। और वहां से वो जैसे तैसे लटक कर वो इतना बड़ा काम करते हैं। कभी भी वहां से अगर पैर फिसल जाता है या किसी पकड़ा हुई वस्तु अगर छूट जाती है तो सीधा नीचे आते हैं और मृत्यु को प्यारा हो जाता है। ऐसी मुश्किल घड़ी में भी वे लोग कार्य करते हैं। तो ये बाजी भी वो हार जाते हैं, क्योंकि गगनचुंबी इमारत जो है अपने लिए नहीं बनाते, इसीलिए ये बाजी भी वो हार जाते हैं। और बांधों का निर्माण, बांध यानी डैम, बड़े बड़े बांधों का निर्माण जो होता है वही निर्माणों में भी इन्हीं लोगों का योगदान रहता है। तो वो भी कभी बांधों का निर्माण पूरा करने के बाद वो कभी उनके चेहरे पर उदासी का भाव, निराशा का भाव कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी की सारी जो बाजियां, यही बाजियों की बात है। इसलिए ये स्पष्टता जो है वो स्पष्टता मैंने आपके सामने रखी ताकि आपको पता चले कि भाई यहाँ तो ये कविता में आरंभ से अंत तक हमने पढ़े तो यहाँ बाजी का जिक्र हुआ, लेकिन कौन सी बाजी? क्योंकि यही सारी बाजियां और यही बाजियों का निर्माण तो वे ही लोग करते हैं। तो इसका वर्णन यहाँ इस कविता में अनामिका जी ने, जो गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, जो कठोर परिश्रम करने वाले लोग हैं, इनकी जो वास्तविकता है, उनकी जो यथार्थ स्थिति है, वही यथार्थ स्थिति का वर्णन बहुत सरल शब्दों में प्रस्तुत किया। तो आज के इस तास में इस कविता को तो हम यहाँ पूरी कर देते हैं, लेकिन अभी ये तास पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें स्वाध्याय के प्रश्न देखना है और जो प्रश्न मैं आप लोगों को पूछूंगा, जिसे भी उत्तर मालूम हो वही मुझे उत्तर दे। लेकिन पहले यहाँ 2-3 शब्दार्थ है, उसे देख लेते हैं कि भाई अलाव, अलाव का मतलब होता है ताप, आग। तापने के लिए जो आग हम प्रज्वलित करते हैं ना, उसे अलाव कहा जाता है। बेडोल, बेडोल का मतलब होता है भद्दा। और खुरदरी, खुरदरी का मतलब होता है जो चिकनी न हो। ये जो हमारी हथेली जो होती है वो चिकनी होती है, लेकिन अगर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कठोर से कठोर परिश्रम करते हैं, तो ये हमारी जो हथेली है ना वो खुरदरी हो जाती है। खुरदरी को गुजराती में कहते हैं खरबचड़ी। तो ये खुरदरी हथेली की बात इस शब्द का अर्थ होता है जो चिकनी नहीं है। कभी कभी शब्द समूह के तौर पर पूछा जाता है कि भाई जो चिकनी न हो उसे क्या कहा जाए, तो खुरदरी कहा जाए। तो ये थे शब्दार्थ, टिप्पणी। अब विकल्प वाले प्रश्न है वो मैं आपसे पूछूंगा। पहला प्रश्न है, बाज लोग झुंड बनाकर किसके पास बैठते हैं? अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह के पास। वेरी गुड। एक और प्रवीण दोनों ने सही उत्तर दिया। प्रश्न नंबर 2, बाज लोग किसे आशीष देते हैं? आग को। आग को। आग को। वेरी गुड, आग वेरी गुड। को। दिव्यराज ने भी उत्तर दिया, कौशिक ने भी उत्तर दिया, वेरी गुड। तीसरा प्रश्न है, बाज लोग फावड़ा कैसे चलाते हैं? झुंड में। झुंड में। झुंड में। वेरी गुड। चौथा प्रश्न है, बाज लोग के उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से क्या उमड़ आता है? पानी का सोता। पानी के सोते। पानी के सोते। वेरी गुड। सभी छात्रों ने इस प्रश्न का भी सही उत्तर दिया, इसलिए सभी छात्रों को खूब खूब अभिनंदन। अब एक एक वाक्य वाले जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कवयित्री किन्हें बाज लोग कहती है? कवयित्री किन्हें
बाज लोग कहती है? गरीब कठोर और कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर को। वेरी गुड, सरस, वेरी गुड। गरीब, लाचार और कठोर परिश्रम करने वाले लोगों को कवियत्री ने बाज लोग कहा है। प्रश्न नंबर 2, बाज लोग किसको आशीष देते हैं? आग को। आग को, वेरी गुड। तीसरा प्रश्न है, सारी बाजियां हारकर बाज लोग कैसे रहते हैं? अलमस्त। अलमस्त, अलमत वेरी गुड। बाजीगर की तरह, जादूगर की तरह रहते हैं। बाज लोग झुंड बनाकर कहाँ बैठते हैं? अल्लाह के पास। लाव के अल्लाह के अल्लाह के चारों तरफ, वेरी गुड, સરસ, વેરી ગુડ। બધા વિદ્યાર્થીઓએ સાચો જવાબ આપ્યો। अब दो दो वाक्यों वाले जो प्रश्न है उसे आप अपने हिंदी विषय की नोटबुक में लिख देना, लेकिन यहाँ कुछ व्याकरण के प्रश्न मैंने ब्लैक बोर्ड के सामने रखे हैं, तो सभी छात्र का ध्यान यहाँ रखना। पहले तो मैं आपके सामने ये थोड़ा परिचय दे दूंगा कि हमने आज जिस कविता का अभ्यास किया है, इस कविता में पहले तो कविता का नाम है बाजलोग, कवियत्री है अनामिका, जन्म 1961। ये सारी बातें जो है वो तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब ये व्याकरण विभाग हमारा जो सी विभाग है, इसमें पहले समानार्थी शब्द के तौर पर प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला शब्द मान लो कि आपके सामने प्रश्न है झुंड, झुंड का समानार्थी शब्द दीजिए, तो क्या होगा समानार्थी शब्द? कोई कहेगा मुझे? झुंड शब्द, समूह, वेरी गुड। अलाव का समानार्थी शब्द क्या होगा? आग। तापने की आग। बेडोल का? पद्दा वेरी गुड। आशीष का? आशीर्वाद। वेरी गुड। बाजीगर का? जादूगर जादूगर, वेरी गुड। अब विलोम शब्द, तो विलोम शब्द का मतलब है विरुद्धार्थी। पहले अपना माइक ऑफ रखो थोड़ी देर के लिए कि भाई विलोम शब्द को हम विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। विरुद्धार्थी यानी विरोध अर्थ, जैसे कि धर्म तो अधर्म। ठीक उसी प्रकार मान लो कि प्रश्न आपके सामने है बेडोल, तो बेडोल का विलोम शब्द क्या होगा? बाडोल। और दूसरे शब्द में कहना है तो डोलदार, लिख लेना। बेडोल शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है बाडोल या डोलदार, डोलदार। अब आशीष, आशीष शब्द का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? शाप। आशीष यानी आशीर्वाद, आशीर्वाद का विलोम शब्द क्या होगा? अभिशाप। तो यहाँ आशीष तो शाप, हार तो जीत, हार तो जीत। ठीक उसी प्रकार उपसर्ग, तो पहले उपसर्ग के बारे में जान लो। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वो शब्दांश है जो शब्द के आगे लगते हैं। जो शब्द के आगे लगते हैं उसे क्या कहते हैं हम? उपसर्ग। तो यहाँ मान लो कि बेडोल शब्द है, तो बेडोल शब्द में उपसर्ग कौन सा है? कोई कहेगा मुझे? बे। आशीष, आशीष शब्द में પછી अलमस्त, अल। वेरी गुड। अब बात करते हैं प्रत्यय की, तो पहले प्रत्यय की व्याख्या सुन लो। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय वो शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं वो? शब्द के अंत में। जैसे कि उपसर्ग में शब्द आगे लगते हैं और प्रत्यय में शब्द जो है वो अंत में लगते हैं। तो यहाँ मतलब कि बाजीगर शब्द है, तो बाजीगर शब्द में प्रत्यय कौन सा है? घर। गर, वेरी गुड। और एक शब्द है गहराई, राई। राई, ई। गहराई शब्द में प्रत्यय ई।
ये जो ई है ना वो ई प्रत्यय है। अब बात करते हैं शब्द समूह की, जो कि 11वीं कक्षा में शब्द समूह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन जब आप 12वीं कक्षा में जब आप प्रवेश करेंगे तो उसमें जो व्याकरण विभाग है, वही व्याकरण विभाग में ये शब्द समूह वाला प्रश्न है। तो यहाँ जो थोड़े शब्द समूह है 3, तो उसे देख लेते हैं। पहला जो शब्द समूह है जो समतल न हो, यानी ऊपर खाबड़, और जो चिकनी न हो, उससे हम कहते हैं कुर्दरी, और खेल दिखाने वाला यानी जादूगर। तो ये व्याकरण के जो प्रश्न थे, वही प्रश्नों के संदर्भ में मैंने आपके सामने ये बात रखी, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि हमारा हिंदी का जो प्रश्न पत्र है 11वीं कक्षा में 4 भागों में विभाजित है। विभाग ए, विभाग बी, विभाग सी और विभाग डी। सी विभाग में तो जो ग्रामर है उनकी जो पीडीएफ फाइल मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया है, और आप सभी लोगों ने अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में वो सारे के सारे प्रश्न लिख दिए होंगे। लेकिन उनमें जो समानार्थी शब्द, जो विलोम शब्द जो थे, जो उपसर्ग प्रत्यय, वे 50% जो सिलेबस था प्रथम सत्र का, इसी के संदर्भ में थे। अब हमारा ये जो बाकी का जो सिलेबस है, और इसी सिलेबस में जो गद्य और पद्य में जो शब्द आते हैं व्याकरण के, वो आपके सामने मैं ब्लैक बोर्ड पर रखूंगा, और जितने भी शब्द मैंने यहाँ रखे हैं वो सारे के सारे शब्द आप अपनी नोटबुक्स में वो लिख देना। और ये जो स्वाध्याय के प्रश्न है वो सारे के सारे स्वाध्याय के प्रश्न, विकल्प वाले प्रश्न, एक एक वाक्य के, 2-3 वाक्य के सविस्तार पूर्वक प्रश्न है, और आशय स्पष्ट जो भी है वे अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में लिख देना। और एक महत्व की सूचना वो है एकम कसौटी की। तो एकम कसौटी में जो हमारा सिलेबस है व्हाट्सएप में मैं मैसेज करूंगा, लेकिन जितने भी विद्यार्थी यहाँ ज्वाइन है, इन विद्यार्थियों को पहले मैं बता देता हूं कि एकम कसौटी में कौन कौन से गद्य और कौन कौन से पद्य में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले तो ये बात है कि जो दुख कहानी 12वीं जो कहानी है दुख, तो दुख कहानी को अंडरलाइन कर दो। इसमें से एकम कसौटी में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। तो ये 12वीं जो कहानी है वो दुख, 13वीं कविता है कदम मिलाकर चलना होगा, और 14वां जो गद्य है नन्हा सा पौधा, और ये 15वीं जो कविता है बाज लो। बस इतना सिलेबस जो है, इसी में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण विभाग में तो कोई तय नहीं है, क्योंकि उसमें तो जो हमारा पहली एकम कसौटी में समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, कहावत या मुहावरा, इतने प्रश्न जो पहली एकम कसौटी में जो प्रश्न पत्र था ना, वैसे ही प्रश्न पत्र ये द्वितीय एकम कसौटी के भी द्वितीय एकम कसौटी का प्रश्न पत्र होगा। इसलिए ये 5वीं जो एकम कसौटी है, वैसे तो वही एकम कसौटी की तैयारी आप अच्छी तरह से करना, और अच्छे मार्क्स मिले ऐसा प्रयत्न करना। लेकिन पहले सभी विद्यार्थी अपना वीडियो जो है वो पहले ऑन कर ले। वीडियो बता ऑन कर दियो। વિવેક, પ્રવીણ, દર્શન, મારી જે સ્ક્રીન સામે જેના નામ છે ને એના જ નામો બોલું છું, એટલે બાકીના વિદ્યાર્થીઓ ન વિચારતા કે સાહેબ 5-10 વિદ્યાર્થીના નામ બોલે છે, બાકીના વિદ્યાર્થીઓ પર સ્ક્રીન ઉપર જેના નામ આવે છે એ પ્રમાણે ખ્યાલ રહે। બાકી તો આજે આપણે આ જે કવિતા એ પૂરી કરીએ છીએ, અને હોમવર્ક પણ મેં તમને આપી દીધું છે કે આપણું જે હોમવર્ક જે છે એ હોમવર્ક તો જ્યારે લખાઈ જાય એટલે 11માનું જે આપણું ગ્રુપ છે હિન્દીનું વોટ્સએપ ગ્રુપ, હિન્દી વિષયનું જે સ્પેશિયલ ગ્રુપ જે છે એ ગ્રુપની અંદર લેસન મોકલવાનું છે। તો આજે આપણો અહીંનો પીરિયડ આજે જે છે એ પૂરો કરીએ છીએ। હવે